हाय एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग अपने मैथ की इस क्लास में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के सेकंड पार्ट को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये आधे सिलेबस को कवर किया है और आधा सिलेबस पार्ट 1 में था। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जाम के में जाने से पहले इन प्रश्नों की श्रृंखला के दोनों पार्ट को आप जरूर देखें। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, इसमें दिया गया है कि साइन थीटा बराबर कास थीटा, जो थीटा का मान है वो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो तो थीटा का मान होगा। हमको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में थीटा का मान निकालना है। तो क्या दिया गया है? साइन थीटा इजकल टू कास थीटा। अब हम कास थीटा से भाग करेंगे। भाग करने पर अब हम दोनों तरफ कास थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा अपान कास थीटा इजकल टू कास थीटा अपान कास थीटा। ये कास थीटा कट जाएगा। साइन थीटा अपान कास थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या आया? 1। तो टेन थीटा इजकल टू एक क्या होता है? ये टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल के आया? थीटा का मान 45 डिग्री निकल के आया। हमको इस क्वेश्चन में थीटा का मान पूछा था, वो 45 डिग्री निकल के आया। ये ऑप्शन बी हमारा 45 डिग्री है, यही सही है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को हमको इसका मान निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है कासेक स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम हल करेंगे। कासेक स्क्वायर थीटा, तो कासेक क्या होता है? 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर होता है 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये ऐसे गुणा हो जाएगा, इसका इससे। तो क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है काट स्क्वायर थीटा का मान। क्या निकल के आया? इस क्वेश्चन को हमको हल करना था। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हल करके उसका मान निकालना था। तो उसका मान क्या निकल के आया है? काट स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन डी है, काट स्क्वायर थीटा, यही इसका मान है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, क्या कहा है? जो मीनार की छाया की लंबाई है ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लेते हैं ये एक मीनार है, मीनार ए बी एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई x है, तो छाया की लंबाई कितना है? ऊंचाई की √3 गुनी है। तो हमको सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हम क्या मानते हैं? उन्नयन कोण को हम थीटा मान लेते हैं। इसी थीटा का मान निकालना है। तो tan समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC समकोण है। ये बी जो है ये समकोण त्रिभुज है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? x बटे आधार √3x।
x से x कट जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 का मान। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो हम 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30। तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल के आया 30 डिग्री। हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में थीटा का मान निकालना था। थीटा का मान वही सूर्य का उन्नयन कोण है। तो क्या निकल के आया थीटा का मान 30 डिग्री। ये ऑप्शन सी वाला सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या। क्या कहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर एक बाहर स्थित एक बिंदु है, उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं एक वृत्त है, ये P बाह्य बिंदु है, तो P से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है यही पूछा है। क्यों इस स्पर्श रेखा को हम R मान लेते हैं। तो वृत्त पर एक बाह्य बिंदु है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, इस पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा होगी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू है और दूसरी पी आर। इस पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक पी क्यू एक पी आर। तो पूछा गया है कि कितनी अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये ऑप्शन बी मैक्सिमम एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू कितना है 12 सेमी, तो पी क्यू की लंबाई। तो एक ये त्रिज्या क्या दिया गया है, ये त्रिज्या 10 सेमी दिया गया है, ये वो है और ये क्यू है, ये पी है। तो हमको क्या दिया है ओ क्यू का मान दिया है 12 और ये स्पर्श रेखा केंद्र से 90 अंश का कोण बनाती है। तो हमको पी क्यू की लंबाई निकालनी है। तो क्या है त्रिभुज पी ओ क्यू या त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू क्यू पी ओ समकोण है तो समकोण त्रिभुज है पी ओ क्यू। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, हमको पी क्यू निकालना है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो हमको ओ क्यू का मान क्या दिया गया है, ओ क्यू का मान 12 दिया गया है, तो 12 स्क्वायर माइनस ओ पी का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर। फिर हम इसको हल करेंगे, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 10 का स्क्वायर 100। तो हम इसको घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 44। हमको पी क्यू स्क्वायर का मान कितना मिला 44 मिला। तो पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू का मान होगा √44। अब √44 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 11। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 11 तो पी क्यू का मान हमसे पूछा था, पी क्यू का हमारा मान क्या निकल के आया, पी क्यू का मान आया 2√11 सेंटीमीटर। तो इसमें पी क्यू का ही मान पूछा गया था क्वेश्चन में। ये ऑप्शन बी 2√11 सेंटीमीटर यही पी क्यू की लंबाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि
टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये टी है, तो दो स्पर्श रेखा, एक क्या है, एक टी पी है, एक टी क्यू है, और केंद्र क्या है, O है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण पी ओ क्यू का मान क्या दिया गया है, 110 दिया गया है। पी ओ क्यू का मान 110 दिया गया है, तो कोण पी टी क्यू, इस कोण का हमको मान निकालना है। तो वृत्त पर जो केंद्र से स्पर्श रेखा से कोण बनती है वो कितने अंश की होती है, 90। तो ये दोनों स्पर्श रेखा केंद्र से 90 अंश का कोण बनाएंगी, और ये दिया गया है 110 अंश। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, टी पी ओ क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज ये बन गया है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों का कोणों का योग 360 होता है। तो हमको दो कोणे 90 90 180 हो गया। तो हमको इन दोनों की भी जो कोणों का योग है 180 होना चाहिए। तो 110 है, तो 110 में से 180 में से 110 घटाएंगे तो हमको कोण टी का मान प्राप्त होगा। तो 110 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 अंश। कोण पी टी क्यू, कोण टी पी क्यू का मान हमसे पूछा था, कोण टी पी क्यू का मान क्या आया, 70 अंश आया। हम लोग या ऐसे हल कर सकते हैं, या तो ऐसे हल करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों को लिख लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज का क्या है, टी पी ओ क्यू। तो कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ का मान 360 होना चाहिए। तो कोण पी का मान क्या है, कोण पी का मान 90 है, कोण टी का मान हमको निकालना है, प्लस कोण क्यू का मान भी 90 है, और कोण ए का मान 110 दिया गया है 360। तो यहाँ से कोण टी का मान निकालेंगे 360 माइनस 90 90 180, 180 में हम 110 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 290। तो यहाँ से कोण टी का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से कोण टी का मान हमको 70 प्राप्त हुआ। अगर ये हमको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग शॉर्ट विथ मेथड अपना के इसका मान निकाल लेंगे। अगर हमको ये लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो हम इसको इस प्रकार हल करके कोण टी का मान निकालेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको थीटा का मान मिला है, थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री अपान 360 गुणे पाई आर का मान क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 के 6 6 36। तो क्या निकल के आया, इस 6 से ये 6 को 1 कट जाएगा, तो क्या आया, 6 पाई सेमी स्क्वायर। हमको इस क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई थी और एक त्रिज्यखंड था जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता था, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हम इसमें थीटा का मान और आर का मान रख के क्षेत्रफल निकाल लिए, क्या आया, 6 पाई सेमी स्क्वायर। तो क्या ये सी वाला ऑप्शन 6 पाई सेमी स्क्वायर ये हमारा सही है, ये हमारा हमको इसी का मान निकालना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहा है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप समान है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर का मान क्या निकल के आया? 2 मात्रक है। 2 मात्रक हमको आर का मान ही निकालना था। 2 मात्रक, 2 मात्रक निकल के आया। त्रिज्या, हमको इसकी त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या क्या होगी? क्षेत्रफल और परिमाप समान है, तो त्रिज्या क्या निकल के आई? 2 मात्रक। ऑप्शन डी, 2 मात्रक हमारा ऑप्शन डी सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग के प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है और हमको परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो परिधियों का अनुपात क्या है दिया होगा? हम एक परिधि की त्रिज्या मान लेते हैं r1, तो 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2। 2 से 2 कट गया, और हमको परिधियों का अनुपात क्या दिया गया है? 3/2। तो हमको यहाँ से r1 अपान r2 का मान क्या निकल के आया? 3/2। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r1 r2 का मान दिया गया है, तो हम यहाँ पे से r1 r2 का मान रखेंगे 3/2 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको हम 9/4 लिख सकते हैं या 9:4 लिख सकते हैं। तो हमको पूछा था इस क्वेश्चन में परिधियों का अनुपात दिया गया था और हमको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकल के आया? 9:4 निकल के आया। तो परिधियों के अनुपात के माध्यम से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए और इससे क्षेत्रफल हम निकाल लिए। तो हमारा ये ऑप्शन डी है, 9:4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो हमको क्या पूछा है? आधार की त्रिज्या। तो लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 9 पाई दिया गया है, 9 पाई। तो लंबवृत्तीय बेलन का क्या फार्मूला होता है क्षेत्रफल का? पाई r स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई दिया गया, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो हम यहाँ r का मान क्या होगा? 3। हमको क्या निकालना था? उसके आधार की त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या क्या निकल के आई है? त्रिज्या 3 निकल के आई है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें लंबवृत्तीय बेलन के क्षेत्रफल दिया गया था और उसके आधार की त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या क्या निकल के आई है? आर का मान 3 निकल के आया। हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें हमको एक गोले का व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है?
1/2। ये गोला है, इसका व्यास दिया गया है 1/2। तो गोले के पृष्ठ होगा, तो हमको व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास कितना दिया गया है 1/2। तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 1/4 सेमी। अब गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ होता है 4πr²। अब हम यहाँ से पाई आर कितना है 1/4 का स्क्वायर, तो 4 से एक 4 कट जाएगा, तो क्या होगा π/4 सेमी स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, गोले का पृष्ठ निकालना था। तो गोले के पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 4πr²। तो हम r का मान रख देंगे, तो 4 है तो 4 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो क्या मान आया π/4 मान आया गोले के पृष्ठ का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये π/4 ये हमारा बी वाला ऑप्शन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 10 सेमी भुजा वाले दो घनों का संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है कि दो घन हैं, उन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। जब हम दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाएंगे तो उसकी लंबाई जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। घन की भुजा जो होगी उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी। तो इसमें जब 10 सेंटीमीटर का था तो 2 गुनी हो जाएगी लंबाई। अगर हम घनाभ बनाएंगे दो घन मिला के तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 20 सेमी, और चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई 10 ही रहेगी, और ऊंचाई भी 10 सेमी। हमको क्या निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब हम इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रखेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 2 गुणे लंबाई कितना है 20 गुणे चौड़ाई 10 है, प्लस चौड़ाई 10 ऊंचाई 10 प्लस ऊंचाई 10 लंबाई 20। अब इसको हम हल करेंगे अब इसको हल करेंगे 2 दहम 20 दहम 200 प्लस 100 का गुणा करेंगे 10 से 100, 10 का गुणा 10 से 100 प्लस 10 का गुणा 20 से 200। तो क्या आया 2 इंटू इस सबको जोड़ लेंगे तो 500 होगा। अब हम 2 का 500 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1000 सेमी स्क्वायर। जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया 1000 सेमी स्क्वायर आया। हमको इस क्वेश्चन में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। दो घन दिए गए थे जिनको मिला के घनाभ बनाया गया। जब घन को मिला के घनाभ बनाएंगे तो लंबाई 2 गुनी हो गई, चौड़ाई ऊंचाई सेम थी। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला लिख के उस पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान रख के उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया 1000 सेमी स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 7, 13, 20, 17 और 3 यक्ष का समांतर माध्य 18 है तो यक्ष का मान होगा। इसमें हमको एक आंकड़ा दिया गया है और उसका समांतर माध्य दिया गया है, तो यक्ष का मान निकालना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग अपान पदों की
संख्या। तो पदों का समांतर माध्य कितना दिया गया है हमको? 18 दिया गया है। इक्वल टू पदों का योग हम कर लेंगे 7 + 13 + 20 + 17 + 3 पदों की संख्या कितने पद हैं गिन लेंगे 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? 5 पद हैं। अब इसको त्रियक गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 90। इधर हम सबको जोड़ेंगे 13 में 7 जोड़ेंगे 20 20 20 40 40 10 50 60 57 + 3x। अब हम 3x 90 - 57 57 इधर है तो इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 90 में से हम 57 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10 में से 7 तो जाएगा 3 और यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3। 3x क्या आया? 33 आया। तो यहाँ से x का मान क्या होगा? 33/3। तो क्या x का मान निकल के आया? x का मान निकल के आया 11। हमको इसी x का मान पूछा गया था। x का मान निकल के आया है 11 और हमको इस समांतर माध्य में x का मान पूछा गया था। हमको पदों के पद दिए गए थे आंकड़े और उसका समांतर माध्य दिया गया था। हमको x का मान निकालना था। हमारा x का मान क्या निकल के आया? 11। ये ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? माध्य माध्यक बहुलक। ये 3 है। माध्य माध्यक बहुलक में एक रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि इन तीनों के बीच कैसा संबंध होगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 × माध्य का -2 × समांतर माध्य। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा कि तीनों में जो संबंध होता है तो बहुलक बराबर 3 × माध्य का -2 × समांतर माध्य। तो बी वाला ऑप्शन सही है। ये माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमको यहाँ एक सारणी दिया है और इसका समांतर माध्य निकालना है। तो इसे वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। तो हम वर्ग अंतराल लिखे हैं और बारंबारता लिखे हैं। अब हमको मध्य मान निकालना है। मध्य मान क्या होता है? जो ये वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल के मध्य का क्या मान होगा? तो पहले वर्ग अंतराल में 0 से 10 में मध्य में क्या होगा? 5 होगा। दूसरे में वर्ग अंतराल में 10 से 20 में मध्य में क्या होगा? 15 होगा। तीसरे में 20 से 30 वर्ग अंतराल में मध्य की संख्या क्या होगी? 25 होगी। और चौथे वर्ग अंतराल 30 से 40 में मध्य की संख्या क्या होगी? 35 होगी। अब हम इसको हल करेंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 4 13 13 7 20। ये हमको बारंबारता का कुल योग निकल के आया 20। अब हम यहाँ से गुणा करेंगे ये बारंबारता और मध्यमान का गुणा करेंगे तो बारंबारता 4 है, मध्यमान 5 है। तो 5 का हम गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20। अब 5 का 15 पचे 75, 25 चौका 100। 35 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 के 5, 7 त्रिक 21, 3 24। हमको ये बारंबारता और मध्यमान का गुणा प्राप्त हुआ है। बारंबारता और मध्यमान को हमको गुणा करना था। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 5 5 10 के 0, 7 10 4 14, 2 1 3 1 4। हमको ये निकल के आया एफ एक्स का मान जोड़ने पे क्या निकल के आया? 440। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? समांतर माध्य इसमें अब माध्य ही लिखा है तो माध्य लिखते हैं। तो माध्य इक्वल टू होगा माध्य इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब हम इस पर मान रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया? 440 आया। 440 अपान सिग्मा एफ एक्स का क्या मान है? ये
20 दिया गया है, 20 दिया गया, इसको हम हल करेंगे, 0 0 डिवाइड होगा, ये 22 आएगा। तो माध्य क्या निकल के आया, माध्य हमको पूछा था इस सारणी का, तो माध्य निकल के आया 22। तो ऑप्शन डी ये माध्य 22 ये सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सारे प्रश्नों की श्रृंखला को, दोनों पार्ट को आप लोग जरूर देखें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। इसमें क्या पूछा है कि हमको ये बारंबारता बंटन दिया गया है और इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को बहुलक कहेंगे। तो इस वर्ग अंतराल में सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 8 की। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग होगा 8 का, बारंबारता 8 की सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या है, 3 और 5। तो हमको ये बहुलक वर्ग निकालना था, तो इस ऑप्शन में 3 5 का बहुलक वर्ग, ये बी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दोनों पार्ट को आप देखिएगा। पार्ट 1 में आधा सिलेबस कवर है और पार्ट 2 में आधा सिलेबस कवर है। दोनों को देखेंगे तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और इन दोनों पार्ट के प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।